वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ का क्या एम होता है। हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्यों पढ़ते हैं, इस लॉ का क्या यूज़ है एंड वेयर इट इज़ यूज्ड। एज वी ऑलरेडी नो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन ए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं उसका रिजल्टेंट के बारे में बताता है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में एंड उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। यानी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस होती हैं उसके रिजल्टेंट को निकालता है, फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है कि रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किस तरफ लग रही है, कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। जैसा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट को निकालता है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को, तो सवाल आना चाहिए कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो उसी को सबसे पहले जानते हैं। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इफ P, Q are two forces acting at the point O such that P is equal to OA and Q is equal to OB, then the vector capital R is equal to OC is the resultant of the force P and Q। यानी दो फोर्सेस हैं P and Q, वो किसी एक पॉइंट पर लग रही हैं। वो पॉइंट है O, जहाँ पर P बराबर है OA, Q बराबर है OB एंड OB एंड OA जो है वो हम लाइन ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं। और जैसा कि P और Q दोनों एक पॉइंट पर फोर्सेस लग रही हैं, तो वो दोनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। इससे हम कह सकते हैं कि वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पर लगें उन्हें हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं और उसका रिजल्टेंट है OC। वो रिजल्टेंट है ऑफ P एंड Q का। अब P बराबर OA है, Q बराबर OB है, तो वो कहाँ है हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये है P फोर्स जो हम OA कह रहे हैं और ये है Q फोर्स जो इसे हम OB कह रहे हैं, और दोनों एक पॉइंट O से पास हो रही हैं। एक पॉइंट O से पास होने की वजह से इन दोनों फोर्सेस को हमने कॉन्करेंट फोर्सेस कहा और दोनों का रिजल्टेंट जो है वो है OC, जिसे हम कह रहे हैं रिजल्टेंट, जिसे कैपिटल R से डिनोट किया है। Then we can say simply the forces P and Q acting at the point O are called concurrent forces। इसमें P और Q जो एक पॉइंट पर एक्ट हो रही हैं इन्हें हम concurrent forces कहेंगे। Indeed, हालांकि any number of forces acting at a particular point are called concurrent forces। यानी सिर्फ दो ही फोर्सेस नहीं, कितनी भी n नंबर ऑफ फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर अगर एक्ट कर रही हैं तो वो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। इक्विवेलेंटली एनी नंबर ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्करेंट इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्शन एट द वन कॉमन पॉइंट, then those forces are called concurrent forces and in this case P and Q, these forces are concurrent forces। जैसा कि मुझे एक कमेंट में सवाल भी आया था कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है सर, ये एक्सप्लेन कीजिए। तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कोई एक पॉइंट है O, ठीक है, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है P और एक फोर्स लग रही है Q, तो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसको सीधा खींच दूँ तो ये P का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, फोर्स P का लाइन ऑफ एक्शन, और इसे अगर ऐसे पूरा डायरेक्टली खींच दूँ तो ये Q का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। इट मीन्स लाइन ऑफ एक्शन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच एक्सर्टेड टू ए पॉइंट, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है और उसकी अगर हम लाइन बनाए कि इमेजिनरी लाइन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसे हम लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हैं। तो इन द केस ऑफ P एंड Q वी कैन से OA इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स P एंड OB इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स Q एंड OC इज द रिजल्टेंट है और OC को हम रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं, व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट then that system of forces is called concurrent force system and these forces are called concurrent force।
जब कभी n नंबर ऑफ फोर्सेस, एक से ज़्यादा फोर्सेस किसी एक पॉइंट से पास होती हैं, तब वह फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाती हैं और ऐसे सिस्टम को हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट रिजल्टेंट? रिजल्टेंट के बारे में अगर आसान भाषा में कहा जाए तो रिजल्टेंट इज द टोटल फोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम, यानी जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का अवेलेबिलिटी एंड टोटल इम्पैक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं उनका जो टोटल इम्पैक्ट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन निकालें तो वो रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन होगा। रिजल्टेंट मीन्स जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी का टोटल इम्पैक्ट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, और जो टोटल इम्पैक्ट होगा, टोटल हम करेंगे, सब सम करेंगे, अलजेब्रिक सम, तो रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। एंड वी कैन से इक्विवेलेंट फोर्स, मीन फोर्स, एवरेज फोर्स। रिजल्टेंट को हम इन सभी नामों से भी बोल सकते हैं कि एवरेज फोर्स, जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का एवरेज, मीन फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, टोटल फोर्स अवेलेबल इन द सिस्टम। तो हम देख रहे हैं इस डायग्राम में एक पी फोर्स है, एक क्यू फोर्स है। अगर हम P और Q दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो रिजल्टेंट दो तरीके से निकाल सकते हैं। देयर इज ए टू मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट इन दी कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। फर्स्ट मेथड इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इज मेथड ऑफ रिजोल्यूशन, यानी जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी का मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के थ्रू पूरा टोटल इम्पैक्ट निकाल देना, मीन निकाल देना, एवरेज निकाल देना। इसे हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ रिजोल्यूशन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दोनों को कहाँ पे लगाया जा सकता है। तो जैसा कि अगर मान लो इफ ओनली टू फोर्सेस एक्सर्ट विद द सेम एक्शन, अगर सिर्फ दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं सेम एक्शन के साथ, सेम एक्शन यानी सेम डायरेक्शन के साथ, सेम डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ निकली हुई हो, या दोनों की P और Q दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड हो, तो हम बोलेंगे कि ये सेम एक्शन है फोर्सेस का। और इस केस में अगर दो फोर्सेस हैं और सेम एक्शन है तब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें नहीं कहा जाता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसे सॉल्व करो या मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से सॉल्व करो। हम खुद देखते हैं कि अगर दो फोर्सेस हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन है तब हम बोलेंगे कि ये हम पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ फोर्सेस से हम इसे सॉल्व करेंगे। और अगर मान लो दो से ज़्यादा हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का यूज़ करेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये दो कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए दो तरीके से निकाल सकते हैं, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन और पैरेललोग्राम लॉ। मोर ज़्यादा सुटेबल जो होगा वो पैरेललोग्राम लॉ होगा, क्योंकि दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और इस केस के अंदर जो एक्शन है, जो डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस का वो सेम है। वो डजेंट मैटर कि वो इनवर्ड है आउटवर्ड है, लेकिन सेम होना ज़रूरी है। तो इसको हम एज ए थ्योरम के तौर पे हम समझ सकते हैं। लिखा हुआ है द रिजल्टेंट कैपिटल R ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस विच इज P एंड Q इंक्लाइन टू एन एंगल अल्फा टू ईच अदर इज P प्लस Q, यानी दो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा, यानी एक P फोर्स है एक Q फोर्स है, P और Q दोनों फोर्सेस के बीच में बनने वाला एंगल अल्फा है, इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। And the magnitude capital R of the resultant and the angle theta it makes with P are given by, और जो रिजल्टेंट है P और Q का वो रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाता है विद P के साथ, और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं when we know the magnitude of P and Q। और वो क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा, and alpha is the angle between P and Q, where theta is the angle between force P and resultant R। ये थीटा है और अल्फा जो है वो P और Q दोनों के बीच का एंगल है। तो tan थीटा यानी थीटा के एंगल की बात करें, tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन में P प्लस Q cos अल्फा, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Q साइन अल्फा अपॉन में P प्लस Q cos अल्फा लिख सकते हैं for finding the angle between the force P and the resultant R, and it is only then possible when we know the angle alpha which is angle between P and Q। Let's start the proof। तो इन दो फोर्सेस के साथ हम करने क्या वाले हैं, एक P फोर्स है एक Q फोर्स है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे पैरेलल टू P फोर्स के, क्योंकि हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं और पैरेललोग्राम का नियम होता है कि
ये जो आप लाइन खींचेंगे यहाँ पर वो पैरेलल होनी चाहिए इसके साथ, तो वो सीधी लाइन खींच दी जाएगी बिल्कुल। इसी तरीके से ए से हम लेंगे और ये बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे ओ बी साइड के साथ, ठीक है, और ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए इसके साथ। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ का मतलब। फिर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, हमने उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी का नाम दे दिया, और इसके बाद हमें मिल गया एक पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। फिर क्या था, पैरेललोग्राम बनने के बाद सी से हमने एल्टीट्यूड इसके अंदर डाउन ड्रॉ किया, तो जो बेस आया वहाँ पर इसका नाम एन दिया। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स के ऊपर काम होने वाला है। पहला ट्राइंगल है ओ एन सी, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है सी ए एन, ये एक ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि सी ए एन से हमें अल्फा एंगल मिलता है और सी ओ एन से हमें थीटा एंगल मिलता है। As we know, resultant is the average of all the forces, then we can say R is equal to P plus Q. It means we can take an average. P force और Q force दोनों का sum कर देंगे is equal to R. And in modulus also we can write capital R is equal to modulus में P plus Q. And by using the trigonometric functions in triangle CAN, we are solving as CN is Q sin अल्फा, बिकॉज Q sin अल्फा क्यों? क्योंकि ये Q और ये Q ये दोनों बराबर होंगे और इनको हम दोनों को Q बोल सकते हैं, और ये जो P है ये बिल्कुल इसके BC के बराबर होगा, इससे भी हम P फोर्स का नाम दे सकते हैं। इट मीन्स CN जो है वो Q sin अल्फा और AN जो है वो Q cos अल्फा कहलाएगा। तो कहीं पर भी अगर CN लिखा हुआ होगा तो हम Q sin अल्फा लिख सकते हैं, और जहाँ AN लिखा हुआ होगा वहाँ Q cos अल्फा लिख सकते हैं। ये याद रखना, आप लिख लीजिए भले इसके अंदर साइड में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करके, या स्टार इक्वेशन बनाकर। तो वही क्या है, लेट ओ ए बराबर पी, ओ बी बराबर क्यू, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, हमारे पास पैरेललोग्राम बना ओ ए सी बी, वो रहा ओ ए सी बी, ये पैरेललोग्राम हमने, ये थियोरेटिकल लिखा। यू कैन सी इन डायग्राम इट इज क्लियर दैट ए सी बराबर क्यू है, ओ ए बराबर पी है और ओ बी बराबर क्यू। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा ही है कि आर बराबर पी प्लस क्यू है, तो वो कैसे बना आर बराबर पी प्लस क्यू? क्योंकि ओ सी बराबर है ओ ए प्लस ए सी। सी इन डायग्राम, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, एंड वी कैन ऑल्सो राइट ओ बी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू ओ ए। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, एंड ओ बी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी। यही लिखा है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, and then OC is equal to P plus Q. Thus OC represents the resultant of P and Q. OC resultant है force P और Q का, and we know the magnitude of the resultant, and the resultant is the average force, and the magnitude of the resultant we can write P plus Q by R is equal to P plus Q by OC is equal to OA plus AC. As we know, given by R is equal to modulus में R dot R, it is an property of the vector. We can write R is equal to modulus में R bar dot R. तो R is equal to R dot R लिख सकते हैं, और R की जगह पे P plus Q, और इसके R की जगह पे भी P plus Q लिख सकते हैं। और जब P plus Q लिखेंगे तो यहाँ पे भी P plus Q dot P plus Q, इसे सॉल्व करेंगे P dot P हो जाएगा प्लस Q dot Q हो जाएगा, यहाँ प्लस 2P dot Q, ये सॉल्व होके आएगा। फिर उसके बाद P dot P ये P स्क्वायर बन जाएगा, Q dot Q जो है वो Q स्क्वायर बन जाएगा, और 2P बार डॉट Q बार जो है इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2P Q cos अल्फा। एंड वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। एंड देन टू फाइंड द इंक्लिनेशन theta of the resultant force with P, we draw perpendicular CN on OA produced from the figure. तो हमें यहाँ पर थीटा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा फाइंड करने के लिए हमें CN जो है वो एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये हमें ट्राइंगल मिलेगा ANC फ्रॉम ट्राइंगल OCN, यानी बड़ा वाला ट्राइंगल। वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू CN अपॉन में ON, बिकॉज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B। तो इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से OCN, जो P होगा वो होगा Q sin अल्फ़ा, और जो Q होगा वो होगा P प्लस Q cos अल्फ़ा, क्योंकि ये ON है, और ON का मतलब होता है OA प्लस AN। OA we know which is P force and AN is Q cos अल्फ़ा, and for tan theta is equal to P upon में B,
इट मीन्स सी एन अपॉन में ओ एन, एंड ओ एन जो है वो ओ ए प्लस ए एन से बना है, और ओ ए है पी, और ए एन जो है वो क्यू कॉस अल्फ़ा है, और जो सी एन है वो क्यू साइन अल्फ़ा है, तो ऊपर क्यू साइन अल्फ़ा। तो टेन थीटा बराबर बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा अपन में पी प्लस कॉस अल्फ़ा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। इससे हमें रिजल्टेंट का जो फोर्स पी के साथ एंगल बन रहा था वो एंगल पी मिल गया, जो रहा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा अपन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा, एंड वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्यू साइन अल्फ़ा अपन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट है कोरोलरी। मान लिया जो फोर्स पी और क्यू हैं उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। हमने माना सबसे पहले एंगल अल्फ़ा है, और अल्फ़ा जो है 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर एक केस हम ले लें कि जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है, तब क्या होगा, टू ईच अदर एक 90 डिग्री बनाते हैं, देन देयर रिजल्टेंट जो आर होगा वो इंक्लिनेशन के साथ थीटा इंक्लिनेशन के साथ पी जो है वो इस तरीके से होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओनली, एंड कोस अल्फ़ा इज 90 डिग्री, इट मीन्स कोस अल्फ़ा हो जाता है 0, एंड रह जाता है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि रिजल्टेंट होगा। अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रिजल्टेंट हो जाएगा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में पी, क्योंकि जितने भी अल्फ़ा के साथ साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा यूज़ किए थे, क्यू साइन अल्फ़ा यानी कि क्यू साइन 90 डिग्री इज़ 1, तो ऊपर रह जाएगा क्यू अपन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा, क्यू कॉस अल्फ़ा कॉस 90 डिग्री तो वो 0 हो जाएगा, रह जाएगा नीचे सिर्फ पी। इट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू अपन में पी व्हेन थीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स the angle between the force P and Q is 90 डिग्री। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के पूरी थ्योरम प्रूफ। अब हम बात करें प्रॉब्लम्स की, कि अगर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बनाई जाएं, जैसे कि क्लास 11th में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, उसके ऊपर अगर प्रॉब्लम्स बनती हैं, या अगर हायर क्लासेस में भी प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो किस तरीके की बनती हैं। प्रॉब्लम में हमें जनरली पी दे दिया जाएगा, पी फोर्स दे दी जाएगी, क्यू फोर्स दे दी जाएगी, और थीटा जो है वो पूछा जाएगा, बताओ थीटा क्या होगा। और कोई भी चार चीज़ों में से अगर तीन चीज़ें दे दी और हमें चौथी चीज़ निकालनी होगी, इस तरीके से मान लो थीटा दे दिया, पी दे दिया, फोर्स क्यू बतानी है, थीटा दे दी, क्यू दे दिया, और फिर उसके बाद हमें फोर्स पी निकालना है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में बनते हैं, जिसमें दो ही फोर्स होंगी। पैरेललोग्राम लॉ का पहला सिंपल सा नियम यही है कि दो फोर्सेस होनी चाहिए, कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए। कॉन्करेंट फोर्सेस माने कि वो एक पॉइंट से पॉइंट पर लगनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट पर उसका लाइन ऑफ एक्शन आना चाहिए। तो दो फोर्सेस होनी चाहिए, और दोनों फोर्सेस का जो एक्शन है, इट मीन्स जो डायरेक्शन है, वो सेम होना ही चाहिए, तभी पैरेललोग्राम लॉ सुटेबल है, अदरवाइज पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा। उसके अलावा अगर पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगेगा तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन for more than two forces to find the resultant about the resultant which is magnitude and the direction। तो पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस के हिसाब से जो है डायरेक्शन हम एंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमने टेन थीटा बराबर निकाला क्यू साइन अल्फा अपन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, एंड जो रिजल्टेंट है वो निकाला अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। तो ये रहा सब कुछ ऑल अबाउट पैरेललोग्राम लॉ। अगर आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी चाहते हैं आगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो अगले लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा वेगनेस थ्योरम फॉर अ कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।